अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं या फिर कभी कभार देखते हैं तो मैंने अपने कुछ वीडियोस में बताया था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती थी और मैं उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाई। ऐसा मैंने 2-3 बार तो कम से कम जिक्र किया होगा। तो जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, या फिर जब हमारे पास में कोई गोल होता है और उसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं, उस गोल को अचीव ना कर पाने के बहुत सारे वजह होते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ में उसी सारे वजह को डिस्कस करूंगी कि मैं क्यों एक्चुअली में यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाई। उसके साथ साथ मैं थोड़ा बहुत ये भी बताऊंगी कि मैं यूपीएससी क्यों करना चाहती थी और मैं क्यों नहीं एक्चुअली में कर पाई, इसके विषय में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुकन्या झा है। आपको आपके चैनल सनातन सत्य एक खोज पे स्वागत करती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैं रिलीजियस वीडियो बनाती हूँ, मैं सनातन धर्म के ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे वीडियोस भी मैं बनाती हूँ जिससे हमारे पर्सनल लाइफ में, अगर हम एक ऐसे इंसान हैं जो रिलीजियन के बिलीवर नहीं है या फिर सनातन धर्म के बिलीवर नहीं है, तो भी हमें कुछ मदद मिल सके, तो उस विषय में भी मैं कभी कभी वीडियो बनाती हूँ। तो आइए तो आज का वीडियो शुरू कर। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगी कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों करना चाह रही थी, मैं क्यों आईएएस ऑफिसर बनना चाह रही। हम जो है, हम आते हैं लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से। मेरी जो माता जी है वो होम मेकर है, लेकिन वो सिलाई मशीन चलाती है। अभी तक वो ब्लाउज सिलती है। मेरे पिताजी जो है वो पेशे से एक ड्राइवर है। उन्होंने एनजीओ में काम किया है। एनजीओ बंद हो जाने के बाद, नौकरी चल जाने के बाद, अभी किसी प्राइवेट ऑफिस में जाने वाली एक लेडीज का वो गाड़ी ड्राइव करती है, गाड़ी चलाती है। तो ये था मेरा बैकग्राउंड। तो बचपन से ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम जब बिलोंग करते हैं, हमारे पास में ना बहुत सारे साधनों की कमी होती है। हमें बहुत कुछ करने का मन होता है, हम वो बहुत कुछ नहीं कर पाते। जैसे मैं बताऊं, मैं ऐसे तो मेरा मन बहुत बड़ा है, मुझे बहुत कुछ हमेशा से ही करने का मन है। मुझे सिंगिंग सीखने का बहुत मन था, वो नहीं हो पाया। मुझे एमबीए करने का मन था, वो भी नहीं हो पाया। एंड मुझे रिपोर्टर का काम अच्छा लगता था, मुझे लॉयर का भी प्रोफेशन अच्छा लगता था, पर ये सारे काम मैं नहीं कर पाई क्योंकि हमारे पास में साधन कम होते। दूसरा चीज जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के साथ होता है ना, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में किसी का सम्मान नहीं होता। मेरे माता का, मेरे पिता का समाज में या फिर मेरा भी कोई सम्मान नहीं था उस समय पे। हम लोगों को कोई सम्मान के दृष्टि से नहीं देखता था। तो ये एक जो चीज है कि साधन की कमी होना और सम्मान की कमी होना, ये दोनों फैक्टर था मेरे लिए कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करूं, एक आईएएस ऑफिसर बनूं। क्योंकि मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता था कि कुछ करना है तो बड़ा करना है। छोटे मोटे सरकारी नौकरी के लिए मैं कभी सोचती भी नहीं थी, कभी मैंने प्रिपरेशन भी नहीं किया उन सब के बारे में, किसी भी नौकरी के लिए प्रिपरेशन नहीं किया। तो साधन और सम्मान के लिए मुझे यूपीएससी करना था। हालांकि इसके पीछे में एक और मेरा बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रीजन है, जो मैं अभी तो नहीं बताऊंगी, शायद आने वाले किसी समय में मैं बता दूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। अब बात करते कि मैं यूपीएससी क्यों फेल करती। मैंने कितने ड्यूरेशन में मैंने पहले तो प्रिपरेशन की थी। मैंने 2015 के एंड में जाकर के प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरे शादी के बाद। एंड शादी के बाद भगवान का आशीर्वाद ऐसा रहा कि 2016 में के अप्रैल में मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो फिर उस समय पे प्रिपरेशन से थोड़ा सा टाल मटोल हुआ, कटा फिरा। फिर बेटा हुआ मेरा, फिर जॉब भी था मेरे पास में। तो बच्चे के साथ, जॉब के साथ एक घर लेना था उस टाइम पे, वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा हेडेक बन गया था। तो ये सब के साथ में ये प्रिपरेशन चलता रहा। तो आप मान सकते हैं कि 2015 के एंड से, मतलब अक्टूबर नवंबर और से लेकर के मैंने प्रिपरेशन किया 2021-22 तक। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2016 से भी पकड़े तो 6 साल तो मैंने प्रिपरेशन किया। 6 साल में मैंने 3 अटेम्प्ट किए। 3 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट जो था वो मेरा एकदम बिना प्रिपरेशन का था। उस टाइम पे मैं प्रेगनेंसी में थी। इनफैक्ट उस टाइम पे सिलेबस, बुक लिस्ट वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आता था। ऐसा वाला अटेम्प्ट था। अब मैं यूपीएससी क्यों फेल की, इसके लिए मैंने 18 पॉइंट्स नोट डाउन किए थे।
जरूरी नहीं है कि ये 18 पॉइंट में ही सीमित हो। ये 18 पॉइंट्स मैं सोच पाई हूँ, समझ पाई हूँ, और इस पॉइंट को मैंने बहुत सारे समय लेकर के निकाला है। और क्यों क्यों मैंने फेल किया, इसके पीछे में मैंने वजह लिखा है। तो मैं आप लोगों के साथ में ये पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर किसी भी और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, क्यों ये पॉइंट्स आपको अगर पता हो तो शायद ये काम अगर आप ना करें तो आप शायद अपने ड्रीम को, अपने गोल को अचीव कर पाए। तो यहाँ से आप देख पा रहे ये कॉपी है। इस कॉपी को मैंने खरीदा ही था इसलिए कि मुझे इसमें पॉइंट्स लिखने हैं, है ना। तो इसके बाद यहाँ इस पन्ने में और इस पेज के अंत तक आप देख पा रहे हैं इसमें पॉइंट है। एंड ये ना पहली बार नहीं लिखा मैंने ये दूसरा तीसरा बार ये टास्क कर रही थी मैं इस टाइम पे। तो एक एक करके शुरू करते। तो पहला ही पॉइंट ये है ना कि कंटिन्यूअस स्टडी जो था ना वो मेरी तरफ से मिसिंग था। ब्रेक जो होता था ना वो लंबा हो जाता था। बहुत सारी वजह हो सकते थे। बच्चे के लिए कभी इमरजेंसी आ जाती थी, कभी ऑफिस के लिए इमरजेंसी आ जाती थी, कभी घर में कोई बीमार पड़ गया उस बात की इमरजेंसी आ जाती थी। लेकिन ना इमरजेंसी खत्म होने के बाद ऐसा नहीं था मेरे अंदर कि आज इमरजेंसी खत्म हो गई कल से पढ़ाई शुरू कर देते थे। एक तो इमरजेंसी में ब्रेक लग गया पढ़ाई पे और फिर वो चलता रहता था कंटिन्यूअसली। वो ब्रेक जो था ना वो लंबा हो जाता था। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं ना बहुत ज्यादा फोकस थी कि मुझे ये बुक्स चाहिए, मुझे ये मटेरियल चाहिए, इस कोचिंग के नोट्स कलेक्ट कर लिए, ये वाला वीडियो मैंने देख लिया। ये जो चीजें है ना ये सारी चीजें मैं ज्यादा करती थी पढ़ने से ज्यादा। अब आपको पता है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है तो आपको और 10 मटेरियल की जरूरत ही नहीं है, ना ढूंढने की जरूरत है, ना मिल भी जाए तो उसको देखने की जरूरत नहीं। पर मेरे अंदर में ये बात नहीं था, मुझे 10 मटेरियल भी देखना था। तीसरा पॉइंट ये है कि जो बेसिक बुक है जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, एंशिएंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज हो गए, लक्ष्मीकांत हो गए, इकोनॉमिक्स के लिए सीरम आईएएस सर के नोट हो गए या फिर मुनाल सर के जो भी नोट्स हो गए, जो भी बुक्स था मैंने ना उसको कवर टू कवर 3 बार 4 बार पढ़ लिया हो ऐसा नहीं था। मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा, लेकिन 1-2 चैप्टर जो मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं छोड़ देती थी उसको। कवर टू कवर की पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक मैंने पढ़ लिया ऐसा मैंने नहीं पढ़ा। तो मुझे जो अच्छा नहीं लगता था उस बेसिस पे मैं छोड़ देती थी। इस बेसिस पे नहीं छोड़ती थी कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ूंगी करके छोड़ देती थी। तो मेरे बुक पढ़ने में कवर टू कवर पेज भी मिसिंग था कि जो बेसिक बुक है उसको तो आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ोगे, पर मैंने नहीं पढ़ा था, अपनी मनमानी से पढ़ती थी। फोर्थ रीजन ये था एग्जाम आने से पहले ना मुझे एक फोबिया जैसा हो जाता था। एंड क्या होता था कि मैं उस समय पे जो ज्यादा पढ़ना चाहिए उस समय पे मेरे स्टडी आवर्स कम हो जाते थे। जैसे कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी एकदम। अब लास्ट अटेम्प्ट में समझ ही सकते हो, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट के ठीक 25-30 दिन पहले ना मेरे घर में बीमार पड़ गए मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा एंड मैं, तीनों बीमार पड़ गई। अब मेरे हस्बैंड जनरली ना ज्यादातर बीमार पड़ते हैं नहीं, तो वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, मतलब 102 103, मतलब थोड़ा और होता तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता। इस तरीके का नौबत आ गई, वायरल फीवर ही था। लेकिन उससे मेरा लय टूट गया। अब एग्जाम से पहले मैं सिंगल हैंडेडली 3-4 दिन पढ़ाई नहीं कर पाई और उनका वो बीमार थे, मेरा बेटा भी बीमार था और मैं खुद भी बीमार पड़ गई उसके बाद से। तो वो जो लय टूट गया ना तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं आगे ना वो जो होता है ना कि बाउंस बैक करना, वो बाउंस बैक नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बुद्धि, शायद मेरा डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग नहीं था जिसके वजह से मैं बाउंस बैक नहीं कर पाई। तो ये ना एग्जाम से पहले मेरे साथ में होता था कि मैं पढ़ रही हूँ पर मैं बाउंस बैक करके अगर कुछ भी हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा और आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। आप क्या सिचुएशन फेस कर रहे हो, आपके सिचुएशन से आपको मार्क्स नहीं मिलते, आपको एग्जाम में लिखने से मार्क्स मिलते हैं। तो वो मेरे अंदर में एक कमी थी। फिफ्थ पॉइंट ऐसा है कि मुझे ना सच कहे तो मैं सिंपैथी एक्वायर करना चाह रही थी अपने फैमिली मेंबर से, अपने टीचर से,
कि सब कोई बोले कि हाँ सुकन्या तुम तो बहुत मेहनत करी हो, तुम तो बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारा तो हो जाएगा, या फिर ठीक है तुम कोशिश करते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती थी कि सब लोग मेरे से थोड़ा सा अच्छे से बात करें, सिंपैथी के साथ बात करें, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सपने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मायने रखते हैं। अगर आप लोअर मिडिल क्लास के लिए या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लिए सपने कुछ नहीं होते, उन लोगों के लिए खाली जरूरत होती। तो उस जगह पे खड़े रह के अगर आप सपने देख रहे हो, जरूरत को भी पूरा कर रहे हो लेकिन सपने भी देख रहे हो, तो आपके सपनों का कोई मायना नहीं है आपके परिवार के सामने में, ना आपके माँ बाप के सामने में, ना आपके भाई बहन के सामने में, ना आपके पति के सामने में, ना आपके सास ससुर के सामने में। तो उस टाइम पे अगर आप चाहते हो कि आपके सपने को सिंपैथी मिले, तो वो आपकी गलती है। तो इस गलती को नहीं करना है। 6th पॉइंट ये था कि मैं प्रिपरेशन से ज्यादा प्रिपरेशन का शो ऑफ करती थी। मेरे पूरे खानदान को पता था कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। एक बच्चा क्लास 10 का एग्जाम देता है, ढिंडोरा पीट के थोड़ी ना जाता है कि क्लास 10 का एग्जाम देने जा रहे, 12 का एग्जाम देने जा रहे। पर मेरे पूरे परिवार को पता था कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाह रही हूँ। और अब जानते हैं कि आप कुछ करना चाहे जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, तो उस समय पे जो बातचीत ऐसी होती है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे करेगी, जॉब भी है इसके पास में, बच्चे भी है इसके पास में, फैमिली का इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नहीं कर पाएगी, तुम्हें कुछ आसान एग्जाम चुनना चाहिए था, इतना सारा कुछ तुमसे नहीं हो पाता। तो ये ढिंडोरा मुझे नहीं पीटना चाहिए था। हाँ, ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। हालांकि मैंने खुद से ढिंडोरा कम ही पीटे थे, लेकिन मेरे आसपास वाले ने ज्यादा पीटा था। लेकिन जो भी वजह होना क्यों कि प्रिपरेशन से ज्यादा प्रिपरेशन का अफवाह फैला हुआ था मेरे चारों तरफ। 7 नंबर पॉइंट, रिवीजन, टेस्ट, आंसर राइटिंग मैंने किया था, लेकिन ये अप टू द मार्क नहीं था। अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करने हैं तो आपको 60 to 80 मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। मेरे 45-50 के ऊपर कभी जाते ही नहीं थे। अगर आप मेंस लिखने वाले हैं तो आपको आंसर राइटिंग हर रोज कम से कम एक एक दो आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। आपको फुल लेंथ एग्जाम देना पड़ेगा, दिन में 2 बार या 3 बार, तब जाकर के मेंस क्लियर कर सकते हैं। तो आपके हो सकता है कि मैं अपना टाइम मेंटेन नहीं कर पाई, तो मैंने 45 टेस्ट लिखे, पर वो सफिशिएंट नहीं था इस एग्जाम को पास करने के लिए, इसलिए मैंने नहीं पास किया। तो जो जितना जरूरत है उतना आपको करना ही पड़ेगा। कि आपको 60 to 80 मॉक टेस्ट लगाने हैं प्रीलिम्स के लिए, तो लगाने हैं। रोज 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं तो लिखने हैं। आपको मेंस के से पहले 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो मैं तो बोलूंगी 3 शिफ्ट में आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। मतलब एक दिन में 3 टेस्ट आपको देना चाहिए, ताकि आप मेंस लिखने हो लिखो जब, तब थक मत जाओ। तो मैंने ये नहीं किया था, इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पाई। ये था 7 नंबर पॉइंट। एनसीईआरटी को मैंने थॉरोली नहीं पढ़ा था। बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी, पर मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ था ना, वो 2011 में खत्म हुआ था। एंड मेरा जो स्ट्रीम था ना, वो स्ट्रीम था अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स में और मैं ऐसा भी नहीं थी कि मैं बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। 65% मार्क्स लाने वाली स्टूडेंट्स थे मैं। तो क्लास 10 के बाद मैंने हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब सब्जेक्ट जो है, साइंस जो है, मैंने वो कभी पढ़ा नहीं था। तो फिर मैंने जो मेरे पास टाइम कंस्टेंट होने की वजह से मैंने बुक्स से सीधा पढ़ना स्टार्ट किया। तो जो मेरा बेसिक जो था ना, वो बेसिक बहुत जगह पे क्लियर नहीं था। तो वो जो चीज था वो एक बहुत ही गलत चीज था। और साथ ही साथ ना, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी थी। मैं क्या करती थी, इनसाइड ऑन इंडिया के वेबसाइट पे चली जाती थी, विजन आईएएस, ओनली आईएएस, इनके वीडियोस देख लिए, यहाँ से मैंने न्यूज को सुन लिया, मंथली मैगजीन पढ़ लिया, लेकिन खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने नहीं किया। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। मैं पहले खरीदती भी थी द हिंदू, 11 रुपए के आते थे। इंडियन एक्सप्रेस भी मैंने कुछ दिनों के लिए कोशिश किया पढ़ने के लिए, पर मतलब मैं उसको पढ़ नहीं पाई, मैं उसको पढ़ी नहीं। तो ये एक रीजन था। 9th नंबर रीजन बता रही हूँ, मेरा ना सेल्फ एस्टीम बहुत लो था। मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत लो था।
मेरा जो बोलने का तरीका था ना, अगर मुझसे कोई पूछे कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बोल सकते हो हाँ, आपको क्या लगता है? तो मेरा जवाब ये होता था, मुझे तो पता है कुछ होगा नहीं, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। ये जब बात आप खुद को बोल रहे हो ना, या फिर किसी और को बोल रहे हो कि मुझे तो पता है कि ये नहीं होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, ये एक बहुत ही ज्यादा गलत बात है। अगर आपको नहीं पता है कि आप कॉन्फिडेंटली कर ही लोगे कोई काम है कि नहीं, तो उसमें आपका जवाब ये होना चाहिए कि मेरी कोशिश जारी है, बाकी तो एग्जाम के दिन मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा उसके ऊपर में डिपेंड करता है। मुझे पहले से ही पता है नहीं होगा और फिर भी मैं कर रही हूँ, इसका क्या मतलब बनता है? ये तो हुआ कि मुझे तो पता ही ये खाना अच्छा नहीं बनेगा, तब भी मैं खाना बना रही हूँ, तो ऐसा खाना जो कोई खा ही नहीं सकता, बना करके क्या फायदा? तो वैसी प्रिपरेशन करके क्या फायदा जब आपको खुद से पता है कि आप नहीं कर सकते? तो ये जो है ना, इसको मैं सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट मानती हूँ मेरी फेल्योर के लिए। मेरा जवाब ऐसा होना चाहिए था, मेरा सेल्फ टॉक ऐसा होना चाहिए था कि मैं कोशिश कर रही हूँ, एग्जाम के दिन के में जो मेरा परफॉर्मेंस होगा वो डिसाइड करेगा, विल आई क्लियर दिस एग्जाम और विल आई नॉट क्लियर दिस एग्जाम। तो ये जो नेगेटिव टॉक था ना खुद से किसी दूसरों से, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्राइम रीजन है। नाउ 10 नंबर, सी सैट। सी सैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल है, जबकि वो क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग होने के बावजूद भी उसके लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सी सैट के वजह से मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, बट ये एक रीजन था क्योंकि सी सैट की वजह से मुझे डर लगता था कि क्या ये सी सैट की वजह से मैं अटक तो नहीं जाऊंगी। तो मेरा ऐसा नहीं है कि सी सैट की वजह से मेरा नहीं हुआ, बट ये डर मेरे अंदर में था, तो सी सैट पे फोकस करना मेरे लिए जरूरी था। 11 नंबर पॉइंट मैं ना डे ड्रीमिंग करने में बहुत समय बिता देती थी। अब डे ड्रीमिंग कैसे बोलोगे आप? आपने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखा होगा कि आप विजुअलाइजेशन करो, आप विजुअलाइजेशन जैसा करोगे उस तरीके का हो जाएगा। तो मैं विजुअलाइज करती थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ, मेरे घर में सब कोई बहुत खुश है, मेरे माता पिता बहुत खुश है, मेरे हस्बैंड बहुत खुश है, मैं लबासना जा रही हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब मैं इस तरीके से विजुअलाइज करती थी, बट मुझे अभी समझ में आता है कि वो विजुअलाइजेशन नहीं है, वो डे ड्रीमिंग था कि मैं ये कर चुकी हूँ, वो कर चुकी। मैं सोच के इतना खुश हो जाती थी कि मुझे उसके बाद बैठ करके पढ़ना भी है ये दिमाग में नहीं रहता था, वो मैं भूल जाती थी कि हाँ ठीक है विजुअलाइजेशन तो हो गया। विजुअलाइजेशन कब है कोई काम का? जब आप किसी चीज को विजुअलाइज कर लिए एंड उसके बाद आप एक्शन लिए। अब मैंने सोचा कि मैं एक एग्जाम क्लियर कर गई, मेरे घर वाले बहुत खुश है, मैं लबासना में हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं अपने लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए कि आप उठ करके पढ़ने बैठ जाओ? पर नहीं, इसके बाद मैं क्या करती थी, मैं और भी बहते जाती थी, रिटायरमेंट तक चली जाती थी। तो ये डे ड्रीमिंग है, विजुअलाइजेशन में और डे ड्रीमिंग में फर्क है। चलिए 12 नंबर पॉइंट बताती हूँ। मैंने लोगों की जो बातचीत है ना उसको ज्यादा सीरियसली लिया था अपने पढ़ाई से। कौन क्या बोल रहा है वो मेरे दिमाग में चलता रहता था कि अच्छा इस इंसान ने मुझसे ऐसे बोला कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, इस इंसान ने मुझे इस तरीके से बोल दिया। तो ना ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक तो आपके पास में टाइम कम है, आपको ऑफिस भी जाना है, बच्चे भी संभालना है, पढ़ाई भी करना है, लेकिन उस बीच में अगर आप एक चीज और लेकर के बैठ जाएंगे कि ये मेरे को ये बोला, चाहे वो आपके मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी क्या बोलते दोस्त यार कोई भी होना, इसने मेरे को ये बोला, इसने मेरे को ये बोला, मैं उस चीज को दिमाग से निकाल ही नहीं पाती थी। किसने कुछ बोल दिया मेरे दिमाग में रह जाता था, बार बार पढ़ने किताब खोल करके भी बैठ गई तो भी मैं उस बारे में सोचती रह जाती थी। एक्चुअली में होना ये चाहिए कि आप अपने आप को पहले तो बताओ, क्या ये जो बात है जो मैं सोच रही हूँ या फिर सोच रहा हूँ, जो मुझे किसी ने बोला है, क्या ये मुझे एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा? अगर आपका जवाब आता है हाँ हेल्प करेगा, दिन रात सोचो,
प्रीलिम्स तक सोचो, मेंस तक सोचो, इंटरव्यू तक सोचो। लेकिन अगर आपका जवाब आता है कि नहीं ये तो कोई काम का नहीं है, तो दिमाग खराब कर रहा है, मेरा टाइम क्लियर कर रहा है, बस उस चीज को वहीं पे लिखो, जलाओ, स्टॉप करो, आगे बढ़ जाओ। तो मैं लोगों के बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती थी, रो लेती थी कि कोई समझता ही नहीं है। अपने मन में बहुत सारी बातें बना लेती थी कि ठीक है देखा जाएगा। तो ये गलत है। ये आपको एग्जाम, आपका रोना धोना, आपका दुखी होना, आपका डिप्रेशन में जाना, आपका स्ट्रेस होना, एंजाइटी में जाना आपको एग्जाम क्लियर करने में मदद नहीं करता है। तो इसीलिए आप वो सारे काम नहीं कर सकते। नाउ 13, मैंने इस एग्जाम को क्लियर करके कुछ लोगों को गलत साबित करना चाहती थी कि देखो मैं भी कर सकती हूँ। अब मान के चलो कि काइंड ऑफ रिवेंज लेना चाहती थी, ठीक है। एंड मेरा बचपन से भी स्वभाव ऐसा रहा है कि मैं वो सब चीज में बहुत गलत हूँ, बहुत खराब हूँ। मैं कभी किसी से रिवेंज नहीं ले पाती हूँ। बदला लेना मेरे स्वभाव में है नहीं। अगर मैं कोशिश करती हूँ तो उल्टा मैं ही फंस जाती हूँ। तो मैं रिवेंज लेने के लिए, कुछ लोगों से रिवेंज लेने के लिए कोशिश चाहती थी कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर दूं। कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो एक गड्ढा अपने लिए भी खोद लेना चाहिए, क्योंकि आप उसमें गिरोगे ही गिरोगे, आज नहीं तो कल गिरोगे। तो वो रिवेंज लेना, बदला लेना एक गड्ढे की तरह है। आप जब किसी और से रिवेंज लेना चाहते हो, बदला लेना चाहते हो, आप उसके साथ क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो तो नहीं पता, लेकिन आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। तो ये एक वजह था यूपीएससी क्लियर ना करने का। पॉइंट नंबर 14, मेरा जो टाइम था ना वो टाइम में वाइसली स्पेंड नहीं कर पाती थी। जैसे कि मेरा जो शिफ्ट टाइमिंग था वो सुबह के 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे से लेकर के रात सुबह के 4 बजे तक था। तो शाम को 5 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का जो मेरा टाइम था वो ऑफिस के लिए मेरा ब्लॉक था, ठीक है। उसके बाद मैं घर आती थी। घर आने के बाद मैं कोशिश करती थी कि मैं 2-2.5 घंटे उस टाइम पे पढ़ लूं। फिर मैं शाम को दोपहर को 2-3 बजे सो करके उठ करके कोशिश करती थी कि मैं 2-2.5 घंटे उस टाइम पे पढ़ लूं। लेकिन कुछ कुछ जो ऐसा टाइम होता था, जैसे ट्रैवल का टाइम हो गया, ऑफिस जाने का टाइम हो गया, या फिर ऑफिस से वापस आने का टाइम हो गया, या फिर आप दोस्तों के साथ ब्रेक पे ना जाओ, अकेले ब्रेक पे जाओ, और उसके बाद में आधा घंटा मत लगाओ खाना खाने में, 10 मिनट का खाना खाओ, 20 मिनट का टाइम बचाओ। ये जो साढ़े 1-1.5 घंटे का टाइम था ना, 2-3 घंटे का टाइम कि ऑफिस जाने के टाइम पे पढ़ लिया, ऑफिस से आने के टाइम पे पढ़ लिया, ब्रेक में दो बार नहीं जा करके एक बार जा करके उसको पढ़ लिया। तो वो जो सारी जो एफर्ट्स थी ना, वो सारे एफर्ट्स मिसिंग था। कभी कभी मतलब वो जो सारे एफर्ट्स थे उसमें हो सकता है कि आपका करंट अफेयर्स हो जाए, आपके जो एनसीईआरटीज है, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, वो हो जाए। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट था ना वो अप टू मार्क नहीं था, वो उतना एफिशिएंट नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा है, एक पॉइंट फिर ऐसा है कि मैंने पास्ट ईयर के जो यूपीएससी पेपर्स थे ना उसको मैंने पढ़े थे, ऐसा नहीं 2-3 बार मैंने पढ़ा भी था। अगर वो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता तो मैं उसका जवाब भी दे सकती थी, लेकिन ना गलती ये रह गई मेरे से कि मैंने सही से एनालाइज नहीं किया। अब सही से एनालाइज का क्या मतलब होता है, जैसे कोई एक क्वेश्चन है तो उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन आपका सही होगा लेकिन बाकी 3 ऑप्शन तो गलत नहीं है, लेकिन वो बाकी 3 ऑप्शन किसी ना किसी क्वेश्चन के लिए सही है। तो वो 3 ऑप्शन कहाँ से है, कैसे है, वो एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी को बोला जाता है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना। ऐसा नहीं है कि ये एक क्वेश्चन है, एबीसीडी के बाद क्या आता है तो उसको हमने जवाब पढ़ लिया, नहीं। उतना तो आपको मतलब वो तो बेसिक है, उसको तो एनालिसिस नहीं कहते, उसको कहते क्वेश्चन आंसर कर पढ़ लेना। लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शन जो कि गलत है, वो गलत क्यों है, और उसका वो कौन से क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सेम पैटर्न में, वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये प्रीलिम्स में मेरे से एक चूक हो गई थी कि मैंने प्रीवियस पेपर ईयर के पेपर को सही से एनालिसिस नहीं कर पाई थी। अच्छा, मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स अपनाए थे। जैसे कि मेरे पास में खुद के नोट्स बहुत कम थे, जियोग्राफी के नोट्स थे पर पॉलिटी के नहीं थे, हिस्ट्री के नहीं थे,
जियोग्राफी के नोट्स इसलिए थे क्योंकि जियोग्राफी समझ में कम आती थी, तो मैंने वीडियोस देख देख के पढ़े थे, तो उस टाइम पे नोट्स बनाए थे। सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो उसके नोट्स थे मेरे पास में, लेकिन हिस्ट्री के कुछ ज्यादा नोट्स नहीं थे। करंट अफेयर्स के अपने नोट्स नहीं थे। जो भी था विजन आईएएस के मटेरियल से पढ़ती थी, उसी का अंडरलाइन, एंड उसका रिवीजन भी कम था। तो ये जो शॉर्टकट है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ लिया, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ लिया, अपने नोट्स नहीं है। अपने नोट्स बनाने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, पर आपको लगाना पड़ेगा, टाइम भी लगाना पड़ेगा, आपको एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके नोट्स बनेंगे, और तब जाकर के आप प्रीलिम से पहले जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो, मेन से पहले जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। मेरे पास अपने नोट्स थे नहीं, मुझे किताब खोल के ही पढ़ना था, तो उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था। तो ये एक वजह था। देखिए, मैं लास्ट पॉइंट बताती हूँ, मैं इसलिए नहीं फेल की क्योंकि मेरे पास में जॉब था, ना ही मैं इसलिए फेल की कि मेरे पास में फैमिली का प्रेशर था, कि फैमिली प्रेशर या मतलब कि मेरे को फैमिली में बहुत ज्यादा टाइम देना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, सास ससुर है। मैंने अपने फैमिली की वजह से भी मैंने फेल नहीं करा, ना ही मैं इस वजह से फेल की कि मुझे बुक्स नहीं है मेरे पास में, कॉपी नहीं है मेरे पास में, पेन नहीं है, या फिर मैं कुछ अगर जरूरत का सामान है वो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ और मेरी खुद की सैलरी आती है, तो मैं वो सेल्फ डिसीजन ले सकती थी कि अच्छा ये बुक्स मुझे चाहिए एंड ये सामान मुझे चाहिए। तो ये भी मेरे पास में वजह नहीं था कि मेटेरियलिस्टिक चीजों के मेरे पास में अभाव था, तो ये भी वजह नहीं था। अब आप पूछ सकते हैं तो फिर आप फेल क्यों किए? एक सेंटेंस, एक वर्ड में बताऊं कि मेरा एटीट्यूड ऐसा नहीं था जो एक आईएएस ऑफिसर में होना चाहिए। क्लीन एंड सिंपल बात। वो हार्ड वर्क, वो स्मार्ट वर्क, वो कंसिस्टेंसी, वो परसिवियरेंस, वो एग्रेसिवनेस मेरे अंदर में नहीं था। वो जो भूख कि सोया नहीं सोया, दिन का 4 घंटा आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, वो मेरे अंदर में मिसिंग था। तो मैं आईएएस ऑफिसर, मेरा जो एटीट्यूड था वो सफिशिएंट नहीं था यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ना मेरे पर्सनल अटायर ऐसे थे, ना मेरे प्रोफेशनल अटायर ऐसे थे। पर्सनल अटायर में ऐसे नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती थी, मैं रो देती थी, मैं किसी के बात का बुरा लग जाता था, अच्छा ठीक है तुमने ऐसा बोल दिया तो ठीक है, तुमको और करने का जरूरत नहीं है, मैं ही खुद ही कर लूंगी। किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है आज से तुम मत करना ये काम, मुझे करना है कर लूंगी। अरे बोलने दो, कोई कुछ बोल रहा है कि तुम्हारे लिए मैं हर रोज खाना बना रहा हूँ या फिर बना रही हूँ, क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो ना। बोले हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू सो मच, बोल करके आप पढ़ने बैठ जाओ। पर मुझे किसी ने बोल दिया खराब तरीके से, तो मुझे बुरा लगता था कि यार मुझे बोल दिया कि मैं खाना बना, तो मैं आज से मैं खुद खाना बना लूंगी। तो ये मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था। इमोशनल होना एक अलग चीज होता है और इमोशनल इंटेलिजेंस होना एक अलग चीज होता है। तो मैं इमोशनल थी, मैं इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं थी, इसके वजह से मैं इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाई। प्रोफेशनली भी मेरे अंदर में, जैसे मैंने कहा कि मेरे अंदर में जो परसिवियरेंस होना चाहिए, जो एग्रेसिवनेस होना चाहिए था, वो मिसिंग था, जिसके वजह से मैं इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाई। एंड थैंक गॉड कि मैं क्लियर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं हो सकता है कि जो डिजर्विंग पर्सन है, जो मेरे से ज्यादा अच्छा है, वो उस पोस्ट पर है और वो उस पोस्ट का सही से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और सही से देश के काम आ रहे, लोगों के काम आ रहे। तो ये जो सारे वजह है, ये इन सारे वजह के वजह से मैं यूपीएससी फेल कर गई। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, शायद 29-30 मिनट का बन ही जाएगा। मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट ये था कि मेरे लिए ना ये मेरा सपना था सिर्फ, जो कि नहीं पूरा हुआ, टूट गया। लेकिन एक्चुअल मुश्किल उन लोगों के लिए होता है ना कि जिनके पूरे परिवार के लिए ये सपना होता है, उनकी हालत तो और खराब हो जाती होंगी, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने में सबको टूटते हुए देखते हैं। मैंने अपने आंखों के सामने में किसी को टूटते हुए नहीं देखा। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि ये सिर्फ मेरा सपना था और किसी का सपना नहीं था। एंड ये मेरे को बहुत हेल्प किया कि हाँ चलो, मेरा अपना पर्सनल चीज था, पूरा हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं है। तो अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं
या फिर आप स्टेट पीसीएस का भी प्रिपरेशन करें, कोई भी आप एग्जाम का किसी भी आपका गोल है तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट काम है उसको कीजिए, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मत कीजिए। जो मैंने गलती की उस गलतियों को मत दोहराइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बोलने में नहीं बन रहा है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन गया है। चलिए फिर भी खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।